तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री का, उसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर शायद से 5th या 6th है ना। तो देख लेना प्लेलिस्ट में कौन सा लेक्चर है, ठीक है। और अगर आपने अब तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 11 केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर देखिए। याद करिए लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था क्या, हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। और मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपका कार्बन और हाइड्रोजन वाला, जहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है। आई होप आपको ये एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो देखिए पिछला वाला। और अगर कोई उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आज हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। जो मैंने आपको वादा किया था कि पिछली क्लास में कि मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में 3 से 4 सवाल और कराऊंगा, ताकि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड वो बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आज करते हैं हम आप दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दूसरा क्वेश्चन पहले आप पढ़ो। तो क्वेश्चन लिखा है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। इट्स मॉलिकुलर मास या फिर इट्स मोलर मास इज 99 ग्राम पर मोल। व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। कल मैंने आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाला नहीं सिखाया था, बट एम्पेरिकल तक तो हमें आ ही गया था। हम वैसे ही टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले टेबल में याद करो, याद करने टेबल में सबसे पहले क्या किया था आपने, सबसे पहले आपने लिखा था बच्चों एलिमेंट। उसके बाद क्या लिखा था बच्चों आपने, उसके बाद लिखा था मास परसेंटेज। उसके बाद क्या लिखा था बच्चों आपने, एटॉमिक मास। उसके बाद क्या लिखा था बच्चों आपने, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या लिखा था बच्चों आपने, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। और लास्ट में क्या लिखा था बच्चों आपने, होल नंबर रेशो। ये सारी चीजें बच्चों आपने देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। टेबल बनाई थी हमने। आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करें और पिछले वाला नोट्स लिखा करें, ठीक है। चलो, तो एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, देखो 3 एलिमेंट है यहाँ पे। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है कार्बन और तीसरा एलिमेंट है क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। परसेंटेज देख लेते हैं कितना कितना है। पहले वाले का 4.07, दूसरे वाले का बच्चों 24.27 और तीसरे वाले का है 71.65। और बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि जितना इनका परसेंटेज है हम यही मान के चलेंगे कि इनका मास इन ग्राम भी उतना ही है। मास इन ग्राम मतलब इनका पर 1000, अगर 100 पूरा ये कंपाउंड होगा तो उसमें 4 ग्राम क्या होगा, 4.07 ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम क्या होगा कार्बन और 71.65 ग्राम क्या होगा जो क्लोरीन। यहां तक बात क्लियर है। तो ये आपका W हो गया, मास इन ग्राम। एटॉमिक मास देखते बच्चों क्या होगा, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, याद करो। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात क्लियर है। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, N इक्वल्स टू क्या होता है, W/mm। ये रहा आपके पास बच्चों W, ये रहा आपके पास बच्चों mm। तो कर दो फटाफट, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 24.27 डिवाइडेड बाय 12 और 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। अब आप इनको डिवाइड कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर डायरेक्ट लिख के बताता हूं। ये होगा 4.07, ये होगा 2.02 और ये होगा 2.02। क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। डिवाइड कितने करके कितना आया बच्चों, डिवाइड करके कितना आया, देखो ये रहा सिंपलेस्ट, इसको थोड़ा यहां कर देते हैं ऐसे। ये कितना आया 4.07, ये कितना आया 2.02 और ये कितना आया 2.02। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब आगे देखो, सिंपलेस्ट इस वाले स्टेप में क्या करते थे, याद करो। इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो डिवाइड होगा किससे, सबसे।
तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है बच्चों? 2.02। तो 2.02 को बच्चों आपको डिवाइड करना है किससे? तीनों से। तो करो फटाफट। 4.07 डिवाइड बाय 2.02, 2.02 डिवाइड बाय 2.02, 2.02 डिवाइड बाय 2.02। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? तो क्या आंसर आया फाइनली? बताओ मेरे को फाइनली क्या आंसर आया? ये अराउंड अराउंड कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। देखो अगर 2.01, 2.02 या 2.1 के आसपास आएगा तो हम इसको 2 ही मानेंगे, बट अगर ये 2.5 आता, 2.8 आता, तब इसको 2 नहीं मानते, ना ही इसको 3 मानते। तब हम इस वाले स्टेप को यूज करते हो। कैसे यूज करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तक तो पहले से होल नंबर में आए, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, पहले से होल नंबर में आए तो इसको एज इट इज लिख दो 212। समझ में आया? अगर ये नंबर होल नंबर में ना आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ तिगड़म बिठानी पड़ेगी, और वो तिगड़म क्या होगी बच्चों मैं आपको आगे अगले क्वेश्चन पे बताऊंगा। ठीक है बच्चों? तो अभी तो कितना हो गया? 212 हो गया। यहां तक क्लियर? और क्योंकि ये होल नंबर में था तो यहां पे भी आपने क्या लिखा? 212 ही लिखा एज इट इज, बिकॉज ये होल नंबर में था। यहां तक क्लियर है? अब इन डेटा की मदद से आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखो बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन है कितना बच्चों? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, और क्लोरीन कितना है? 2। तो इसको ऐसे करके लिखो तो ज्यादा अच्छा है, CH2Cl2। ऐसे मत लिख देना रैंडमली कि H2CCl2 या H2Cl2C। पहले कार्बन लिखो, सुंदर लगता है। पहले कार्बन लिखो, फिर हाइड्रोजन लिखो और फिर क्लोरीन लिखो। ठीक है? ऑटोमेटिकली आपके मन से एक आवाज आने लग जाएगी कि कौन सा सुंदर है। देखो अगर मैं ये लिखूं तो आप खुद ही इसको रिजेक्ट कर दोगे, क्या लिखा है सर आपने। अगर मैं ये लिखूं, ध्यान से देखना, ये भी रिजेक्ट कर दोगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है, CH2Cl2। सुनने में ही कंपाउंड लग रहा है, ये कंपाउंड लग ही नहीं रहे हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो हमेशा कार्बन को प्रेफरेंस फर्स्ट देनी है, कार्बन हमेशा पहले ही आएगा। ठीक है बच्चों? चले आगे। तो CH2Cl2 ये आपका क्या हो गया बच्चों? इंपीरिकल फॉर्मूला। ये हो गया बच्चों आपका इंपीरिकल फॉर्मूला। अब मेरी एक बात सुनो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? इसको प्लीज थोड़ा सा नोट कर लो और इसको दिमाग में बैठा लो कि इस क्वेश्चन का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2Cl2। बाकी मैं फिर खाली बोर्ड चाहिए मेरे को थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों एक बात समझो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, याद करो, कल बेंजीन वाली एक चीज समझाई थी। बेंजीन याद है बच्चों आपको? बेंजीन याद है? C6H6 होता है। वेरी गुड। तो बेंजीन आपका C6H6 होता है। ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो बेंजीन है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। वेरेस बच्चों इसका इंपीरिकल फॉर्मूला कितना होगा बताओ? इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा? CH होगा। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C6H6। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों आगे समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपको अगर ये दिख रहा है, ध्यान से देखो, इंपीरिकल फॉर्मूला CH है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे को यहां से यहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दूं। अगर हर एक एलिमेंट में, इंपीरिकल फॉर्मूला में हर एक एलिमेंट में मैं 6 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच जाऊंगा? क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच जाऊंगा? अब वो हम निकालते कैसे हैं देखते हैं एक बार। ठीक है? कैसे निकालते हैं एक देखते हैं। पहले मेरे को बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? C6H6 का। C6H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों? कार्बन का होता है 12, 12 6 72, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6, तो 78। इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। और जो इंपेरिकल फॉर्मूला उसका मास क्या होगा बताओ? CH का मास क्या होगा? कार्बन का 12 और इसका 1 13। इसको कहेंगे बच्चों इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे बच्चों? इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ किसका फर्क है? 6 का फर्क है। अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला में 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये 6 कैसे पता चला हमें? ये हम देखते हैं। बहुत सिंपल से समझ जाओगे आप।
देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 78, अगर मैं इसमें से ये डिवाइड कर दूं 13, तो क्या मेरे पास आंसर 6 आ जाएगा? डिवाइड करने के बाद 6 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब कि इंपेरिकल फॉर्मूला से या इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास से जो मॉलिक्यूलर मास है वो 6 टाइम्स ज्यादा है। मतलब 6 फैक्टर की क्या है, कमी है किसमें? इंपेरिकल फॉर्मूला में। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आप यहाँ 13 से 78 देखो तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास से जो मॉलिक्यूलर मास है वो 6 टाइम्स ज्यादा है। इससे सीधे सीधे क्या समझ में आता है आपको? इससे सीधे सीधे मुझे ये समझ में आता है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसमें 6 की कमी है। अगर हम उससे 6 मल्टीप्लाई कर दें तो इक्विवेलेंट हो जाएगा किससे? किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? याद करो, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। बात क्लियर है? तो ध्यान से सुनो, जब हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, क्या बोला बच्चों मैंने? मॉलिक्यूलर मास से हम जब डिवाइड करते हैं इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास से, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। ये एन फैक्टर ही होता है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किस में? इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो वो क्या बन जाता है? वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में वो एन फैक्टर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यही सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसके पीछे, या साइंस है इसके पीछे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। अगर आपने क्वेश्चन नोट किया होगा तो क्वेश्चन में देखो 2 चीजें थी। क्वेश्चन ने बोला था कि जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसका मॉलिक्यूलर मास 99 ग्राम पर मोल है। जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना बताया था? बताओ क्वेश्चन में 99 ग्राम पर मोल। 99 ग्राम पर मोल, यहां तक ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला अपना पूरा तिगड़म मिड़ा के? तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला अपना कितना बच्चों? CH2Cl2, यही निकला CH2Cl2। यही CH2Cl2 नहीं निकला था बच्चों, CH2Cl निकला था शायद से। CH2Cl निकला था, वहीं गड़बड़ हो गई मेरे हिसाब से। वहां अपना देखो एक में आया था 2.04, एक में आया था 2.04 या 2.02 सॉरी, और एक में आया था 4.07। तो ये हाइड्रोजन वाले में आया था, सॉरी हाँ हाइड्रोजन वाले में ये आया था, और कार्बन और क्लोरीन में ये आया था, याद करो। तो अपने वहां थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, उसको थोड़ा सा एडिट कर देना, ठीक है? डिवाइड करने में अपन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो CH2Cl आएगा फॉर्मूला, ठीक है? सॉरी बच्चों, CH2Cl था फॉर्मूला, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी मल्टीप्लाई में, अपन ने जल्दीबाजी में कुछ गलत लिख दिया, सॉरी उसके लिए। तो फॉर्मूला क्या आता अपना? CH2Cl। यहां तक क्लियर है? उसको आप करेक्ट कर लेना प्लीज ना, सॉरी। तो CH2Cl आपका फॉर्मूला आया था। तो इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है आपको CH2Cl, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आपको 99 ग्राम पर मोल, और आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। देखो पहले मैं इंपेरिकल फॉर्मूले से इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं तो कितना आएगा बताओ? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2 और क्लोरीन का होता है 35.5। हाइड्रोजन का 1 होता है बट 2 है तो 2, और क्लोरीन का 35.5। इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49.5 ग्राम पर मोल। इस यूनिट का मैं भी आपको समझाऊंगा क्या होता है, अभी तो आप लिख लो 49.5 ग्राम पर मोल। यहां तक बात क्लियर है? यह आया क्या आपका? इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास। और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है कितना बच्चों? वो है 99। तो फैक्टर निकाले, फैक्टर मतलब क्या है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद करो, एन फैक्टर क्या था? याद करो, एन फैक्टर था मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना था बच्चों? 99। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास कितना था? 49.5। तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है बच्चों? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? देखो CH2Cl में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? C2H4Cl2। यही हमारे पास बच्चों क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ी बहुत बात समझ में आई?
क्षमा चाहता हूँ, वो पिछले वाले में Cl2 हो गया था, उसको आप प्लीज रेक्टिफाई कर देना, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो बस यहाँ बात ध्यान रखना, ये क्या होगा C2H4Cl2। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? पक्का ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम? आज की क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के। चले बच्चों आगे चलो। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% of iron and 30.1% of ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब 69.9% तो आपके पास क्या है, आयरन है, और 30.1% आपके पास ऑक्सीजन है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड। बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, बस ध्यान से देखना, बहुत आसान है। आयरन का कितना परसेंटेज है बच्चों? आयरन का परसेंटेज है 69.9, और डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? ऑक्सीजन परसेंटेज है 30.1%। यहां तक बात क्लियर है? सिमिलरली ये आपने सबसे पहला पार्ट लिखना है। एटॉमिक मास आपको पता ही है बच्चों, आयरन का नहीं पता है, वैसे क्वेश्चन में दे देंगे, 56 होता है। ठीक है, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16। यहां तक क्लियर है? अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मास इन ग्राम 69.9, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, सेम लिखता होगा मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब देखो आगे इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25, और इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1.88। 1.25 और 1.88। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में जो सबसे छोटा वाला होगा उसको दोनों से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा है 1.25 है, तो 1.25 को डिवाइड करो 1.25 से, 1.88 को डिवाइड करो 1.25 से, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा बच्चों 1.5। अब देखो यहां पे होल नंबर में नहीं है, ये दोनों बच्चों होल नंबर में नहीं है, ये दोनों नंबर होल नंबर में नहीं है। अब जब ये दोनों होल नंबर में नहीं होंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज मल्टीप्लाई करनी है जिससे जो डेसिमल वाला पार्ट है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। क्या बोला बच्चों मैंने? आपको कुछ ना कुछ चीज ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिससे डेसिमल वाला पार्ट होल नंबर में डिवाइड मतलब कन्वर्ट हो जाए। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना आपको। देखो 1.5 को क्या करना है, देखो 1.5 होता है आपका क्या बच्चों? 3/2, 3/2 होता है 1.5। तो बस आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ऊपर नीचे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। और वो क्यों करने से? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। नहीं बात समझ में? ये 1.5 था, ये 1 था, तो आप ऐसा तो लिख नहीं सकते ना कि FeO 1.5, ये तो गलत है एक्सप्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? जिससे डेसिमल वाला पार्ट क्या हो जाए? डेसिमल से हटके एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये 2 कैसे पता चलेगा आपको? आपको कुछ नहीं करना, जो डेसिमल वाला नंबर है उसको फ्रैक्शन में लिखना है, उसको बच्चों फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे आप उसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा? 3/2, और 3/2 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच्चा? 3। तो ऊपर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बच्चों? यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। ये मैं समझाने चाह रहा था कि होल नंबर रेशियो कैसे ऑब्टेन होगा। बात क्लियर है? अगर ये पहले से ही होल नंबर में हो बच्चों तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। बट जब ये होल नंबर में ना हो, इनमें से कोई भी एक या दोनों, तो आपको एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों के दोनों क्या हो जाए? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और वो फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है। आपको जो डेसिमल वाले टर्म है उसको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है? और फ्रैक्शन में लिख के क्या करना है? उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रैक्शन में आपने कैसे निकाला? बहुत आसान है। देखो 15 को ये लिख सकते हैं अपन 15/10 लिख सकते हैं 1.5 को। क्या ये और कर सकता है फर्दर? जी हाँ कर सकता है। 5 की टेबल में आ रहा है तो 3/2 हो गया ना बच्चों। और 3/2 में ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे? इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही 2 आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास बच्चों? Fe2O3। Fe2O3। बात क्लियर है? तो Fe2O3 आपका बच्चों फाइनल आंसर आएगा। क्या आपको समझ में आया? चले बच्चों आगे, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों ये आज का आखिरी क्वेश्चन आप देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है।
ये क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है, अ कंपाउंड इज एनालाइज्ड एंड कैलकुलेटेड टू कंसिस्ट ऑफ 13.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 10.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.675 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब बच्चों समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। हो ये रहा है बच्चों कि ये जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, अब तक प्रीवियसली हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में परसेंटेज वाली बातें आती थी कि हर एक एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा था, बट यहाँ पे परसेंटेज ना दे के उनका मास दे रखा है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो आप सबका मास परसेंट निकाल लो जो कि थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। मास परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, याद है? मास परसेंट मतलब जैसे मान लो अगर मास परसेंट आप निकालोगे किसका, कार्बन का, तो लिखोगे कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मतलब सबको ऐड कर दोगे इनटू 100, तो सबका मास परसेंट निकल जाएगा। या तो पहला तरीका ये है, या दूसरा तरीका है कि इसी को मास परसेंट की तरह बिहेव करो, इसी को मास की तरह रखो डायरेक्ट। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे एलिमेंट लिखा आपने, एलिमेंट है कौन कौन सा, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मास लिखा कितना है, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम कितना बच्चों बताओ, 13.5, 10.8 और 0.675। ठीक है, बात क्लियर है? अब बस इसी को मास इन ग्राम मान लो, और एटॉमिक मास तो आप जानते हो बच्चों कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, डायरेक्टली इसको क्या कर दो, मास परसेंट की जगह पुट कर दो, क्योंकि ये मास की तरह बिहेव करेगा। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा तब पूरी गड़बड़ हो जाएगी। बट अभी इंपेरिकल फॉर्मूला जब भी निकालने की बात आए तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पिछले वाले हमेशा कोशिश क्या करो कि मास परसेंटेज में निकाल के फिर सॉल्व करो, बट जब अब सिर्फ आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बोले तो अगर आपको मास ग्राम में भी दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली पुट करो। अब दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आपका ओवरलोड हो जाएगा। पहले आप बस ये वाला क्वेश्चन देख लें। ठीक है बच्चों, मैं समझाऊंगा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वहां पे आप डायरेक्टली मास पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा। ठीक है, पहले यहां देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बच्चों, 13.5 डिवाइड बाय 40, 10.8 डिवाइड बाय 16 और 0.675 डिवाइड बाय 1। इन सबको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.675, ये आ जाएगा 0.675, और ये वाला एक बार मैं थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूं, ये आ जाएगा 0.337। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, सिंपलेस्ट वाले में जो तीनों में सबसे छोटा होता है उसको डिवाइड करते हैं तीनों से, तो ये सबसे छोटा नंबर है, और अब देखते हैं क्या होगा बच्चों आंसर। ध्यान दो, सोना नहीं बच्चों, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 2। पहले से होल नंबर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होल नंबर रेशो क्या होगा बच्चों, होल नंबर रेशो 1 to 2। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे CaO2H2। ये आपका क्या हो गया बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड का, CaO2H2। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बातें। कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का। तब तक आज का होमवर्क आप पास बच्चों क्या है, जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं, वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद वो क्वेश्चंस को वापस से करने की कोशिश करना। ठीक है, सिर्फ इतना से होमवर्क करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ज्यादा जल्दी बढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।